नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। क्या 2018 की तरह एक बार फिर से कर्नाटक का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बनेगा? क्या शपथ ग्रहण के मंच पर जो नेता एक साथ दिखेंगे वही 2024 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और जो नहीं दिखेंगे क्या वो विपक्षी एकता से बाहर मान लिए जाएं? आज इस पर बहस इसलिए क्योंकि दिल्ली में मैराथन बैठकों के बाद सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री बनना और डीके शिव कुमार का उप मुख्यमंत्री बनना तय हुआ। अब कांग्रेस ने तय किया है कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन का मंच बनाना है। 2018 की तरह एक बार फिर बेंगलुरु में विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है इस समारोह में ऐसे नेताओं को बुलाया गया है जो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते आए हैं। ममता बनर्जी को बुलाया गया, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया, बहुत सारे क्षेत्रीय क्षत्रप वो कांग्रेस को हमेशा शक की नजर से देखते आए हैं। केसीआर, उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया गया है। नवीन पटनायक, जिन्होंने कल ही कहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही इस विपक्षी एकता के मंच पर कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। उनमें से जो नाम हैं मायावती, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जगन मोहन रेड्डी, पी विजयन, सुखबीर बादल, इन्हें न्योता नहीं दिया गया। सवाल यह भी है आम आदमी पार्टी, मायावती, ऐसे दलों को दूर रखकर क्या वाकई कोई महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ बन सकता है? कांग्रेस का प्लान आखिर है क्या? जिन नेताओं को बुलाया गया और जिनको नहीं बुलाया गया, अगर उनको एक साथ देखें, कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या समझ में आती है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा जान लीजिए कर्नाटक को लेकर क्या हो रहा है। वहां सीएम और डिप्टी सीएम पर आप जानते हैं फैसला हो चुका है। मैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। डीके शिव कुमार भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। मंत्रिमंडल को लेकर आला कमान से बातचीत चल रही है और सूत्रों के मुताबिक 28 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली आने से पहले डीके शिव कुमार ने एक बार फिर सरकार बनते ही कांग्रेस की गारंटी पूरा करने की बात दोहराई है। जरा सुनिए क्या बोले डीके शिव कुमार। ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಏಕೆಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಆಫೀಸರ್। अब आपको बताते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने किस किस को न्योता भेजा है। सबसे पहले नीतीश और तेजस्वी दोनों को न्योता गया है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, हालांकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं मैं नहीं आऊंगी, किसी को भेज दूंगी। केसीआर, हेमंत सोरेन, फिर तमिलनाडु से एमके स्टालिन, यूपी से अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, दोनों को बुलाया गया है। फिर जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, वहां सीताराम येचुरी, लेफ्ट के महासचिव, सीपीएम के महासचिव, और जम्मू कश्मीर से ही पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी बुलाया गया है। लेकिन जिन नामों को न्योता नहीं भेजा गया, जिन नेताओं को, उनकी भी लिस्ट आप देखेंगे तब आपके मन में भी कई सवाल आएंगे। मायावती को नहीं बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, भगवंत मान जाहिर है आम आदमी पार्टी से हैं, फिर जगन मोहन रेड्डी, उनको भी नहीं बुलाया गया, केरल से पी विजयन को न्योता नहीं है, और पंजाब से सुखबीर बादल को न्योता नहीं भेजा गया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है वो शपथ ग्रहण समारोह में जरूर जाएंगे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी बेंगलुरु जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह से किनारा करती नजर आ रही हैं। टीएमसी ने साफ कर दिया है वो अपना प्रतिनिधि इस समारोह में भेजेंगे। सांसद काकोली घोष टीएमसी की तरफ से इस समारोह का हिस्सा होंगी। जरा सुनिए क्या बोले आज नीतीश कुमार। एक बार जब वहाँ पर हो गया और उसी के बाद इसी का रास्ता है तो बाकी सब के लोग, विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा। तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है, तो कल तो जाएंगे उसका दौर भी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला, शपथ ग्रहण में शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस विद अ क्वेश्चन मार्क। और दूसरा, कांग्रेस के मंच पर कौन आएगा, कौन नहीं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बीजेपी से राजीव जेटली हैं, इसके अलावा मुस्कुराते हुए मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी की तरफ से, और थोड़े तनाव में दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार।
पता नहीं क्यों, अभी पूछूंगा। और इन सब के साथ आज मेरे साथ प्रदीप गुप्ता हैं, सीएमडी हैं एक्सेस माई इंडिया के, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। काफी दिनों बाद आए हैं प्रदीप जी, आप सभी का स्वागत। प्रदीप जी, आप ही से शुरू करेंगे क्योंकि अभी कर्नाटक के नतीजों का हैंगओवर सही मायने में उतरा नहीं है। प्रदीप जी, शपथ ग्रहण समारोह की पॉलिटिक्स बाद में, पहले मैं प्रदीप जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जरा पैनलिस्ट के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कर्नाटक चुनाव में अब जबकि सारा विश्लेषण हो चुका है, आपके 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स क्या हैं विज़-अवी नेशनल पॉलिटिक्स? प्रदीप जी। देखिए मानव जी, पहले तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी राज्य के परिणाम आते हैं और चुनाव के परिणाम आते हैं, हम उसको नेशनल इलेक्शन, लोकसभा और खासकर जब नज़दीक हो, 1 साल के अंदर हो, तो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इतिहास गवाह है कि राज्य के इलेक्शन का आउटकम जो भी आया हो, डायनामिक्स जो भी रहे हो, उसका नेशनल इलेक्शन में जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है कि दूसरी जो तरफ है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर अच्छा खासा उत्साह आता है। जो भी पार्टी जीतती है नेचुरली है। और जहां तक कांग्रेस की बात हो, जबकि इसमें कांग्रेस को अच्छी जबरदस्त जीत हासिल हुई है, तो कांग्रेस को बूस्ट करने की, बूस्टर डोज की जो जरूरत थी, वो कर्नाटक से जरूर मिला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस को अच्छा खासा बूस्टर मिला है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और विपक्षी एकता या बीजेपी को एक अच्छे विकल्प अपोजिशन के तौर पर फाइट देने के लिए जो ऊर्जा मिली है, वो जरूर मिली है। ये मैं कह सकता हूं नेशनल लोकसभा इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में। ओके। और जाहिर है ये डिबेट बहुत पुरानी है प्रदीप जी, कि राज्य के चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर होता है या नहीं होता है। एक राज्य के चुनाव का नतीजा क्या देश का मूड बताता है या नहीं बताता है, वो अलग डिबेट है। पर अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के ही 28 लोकसभा सीट बहुत अहम होने वाले हैं जी। आपको लगता है कि क्योंकि जो राज्य का नतीजा आया है, अगर उसे लोकसभा की सीट्स में कन्वर्ट करें तो शायद 21 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखती है, और अब कांग्रेस पार्टी ने डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सिद्धारमैया को सीएम, तो बहुत सोच समझकर यह कदम भी उठाया गया। आपको लगता है 21 सीटों पर जो कांग्रेस स्टेट इलेक्शंस में आगे है, लोकसभा में वो वही ट्रेंड दिखाई दे सकता है अगर कांग्रेस अपने कार्ड्स ठीक से खेले? देखिए, अब हमारे सामने तो परिणाम है ना। परिणाम पिछले बार भी जो है 80 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और जेडीएस को 37, और बीएसपी को, जिनके साथ उनका गठबंधन था, 1 सीट मिली थी। कहने का मतलब ये हुआ 80 और एक कैलकुलेशन के हिसाब से आप 40 मान लीजिए, करीब करीब 120 सीट के ऊपर इन दोनों ने मिलके विजय हासिल की थी, अलग अलग चुनाव लड़के। ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, और उसी समय इनकी गठबंधन में कुमार स्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक के अंदर 2019 में सरकार भी थी, जो कि 2018 में बनी चुनाव के बाद, है ना। तो उस लिहाज से देखें, वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें, राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखें, कि तभी भी कुमार स्वामी की सरकार थी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, अभी भी कांग्रेस की सरकार है बिना गठबंधन में। उससे बड़ी चीज जो सबसे अहम है और महत्वपूर्ण है कि लोकसभा 19 का इलेक्शन दोनों पार्टियों ने अलायंस में लड़ा। कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस का मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा और सपा का अलायंस, उसके वही सेम मायने हैं वोट परसेंटेज के लिहाज से। क्या नतीजा आया? 51% वोट मिला बीजेपी को, और इन दोनों का कंबाइंड वोट शेयर करीब 42% था। दोनों का कंबाइंड वोट शेयर करीब 42%। सीटों के लिहाज से 28 में से बीजेपी ने 25, एक सीट के ऊपर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीती, और एक सीट मिली कांग्रेस को और जेडीएस को। अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि राज्य के इलेक्शन का जो होता है, असेंबली इलेक्शन का असर जो होता है लोकसभा में, कितना होता है या कितना नहीं होता है। मेरे हिसाब से सबको आंसर मिल गया होगा। अब ये शपथ ग्रहण समारोह में जो सारे नेता जुटेंगे पूरे देश भर के,
और शक्ति प्रदर्शन होगा, इसमें कोई मैसेजिंग लोगों के बीच जाती है क्या प्रदीप जी? जमीन पर कोई असर होता है क्या इस शक्ति प्रदर्शन का? देखिए, कोई भी चुनाव होते हैं, हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो वोटर है उनके लिहाज से ये होता है कि मैं किसे इलेक्ट करूं। ये इलेक्शन है, उसके समक्ष क्या विकल्प अवेलेबल है। एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो अपने दुनिया भर के दावे करेगी कि उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए, और एक विपक्ष होगा जो कि ये बताएगा कि हम आएंगे चुन के, हमें आप भेजेंगे तो हम ये सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी चीज होती है, जब विकल्प दो सामने खड़े हो तो जनता ये देखती है कि कितना क्रेडिबल विकल्प सामने खड़ा हुआ है। तो जैसे आपने विपक्षी एकता और मंच और मैसेज संदेश की बात करी, वो संदेश तब मायने रखता है जब संदेश जमीन के ऊपर भी उतर कर जाए। जैसे पिछले बार भी इस तरह की एकता थी, अभी मुझे जेडीएस को न्योता गया है कि नहीं ये नहीं पता, और वो इस गठबंधन, विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल है कि नहीं वो पता नहीं है अभी मुझे, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि कर्नाटक की बात करें तो वो तो एक अभिन्न अंग है विपक्षी एकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडीएस। ठीक है, तो क्रेडिबल जब तक, अब 3, 4, 5 लोग जब लेके जाएंगे एज ए विपक्ष जनता के समक्ष, फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर उसको लगता है यार इसमें से बेहतर कौन है, उसको वो इलेक्ट कर लेती है। तो बड़ी बात ये, संदेश से बड़ी बात है जमीन के ऊपर हकीकत क्या होने वाली है। एक चीज और प्रदीप जी, कर्नाटक में जब से कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, सारे कांग्रेस नेता कह रहे हैं देखिए हमने पूरे देश का एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है। अब पूरे देश की जनता ऐसे ही सोच रही है, यही मुद्दे चलेंगे जो हमने कर्नाटक में चलाए। बीजेपी के मुद्दे जैसे हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के कर्नाटक में फेल हुए, पूरे देश में फेल होने वाले हैं। क्या ऐसा होता है क्या? अब उसका भी एक उदाहरण दे देता हूं जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही करीबी का है। 2018 में नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, जो कि इस बार भी होंगे। पिछली बार 18 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, उस समय बीजेपी की भी केंद्र में सरकार थी। क्या आप सोच सकते हैं इन 5 में से एक भी जगह बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की? एक भी जगह बीजेपी की जीत हासिल नहीं हुई। सभी 5 जगहों पे विपक्षी पार्टियों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का, मिजोरम में वहां की लोकल पार्टी का, और केसीआर की पार्टी का, टीआरएस का तेलंगाना के अंदर। क्या रिजल्ट है सबके सामने है। ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर ले, सिर्फ 1 सीट मध्य प्रदेश में, 1 सीट छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में 1 भी सीट नहीं आई। तो कहने का मतलब वापस वो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जैसा हुआ उसका हूबहू इस बार भी रिपीट होगा। मैं वापस कह रहा हूं, जनता इस बात का आकलन करती है कि हमारे लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है, और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है। तो अपना विकल्प प्रस्तुत कर पाने में यदि विपक्षी दल सक्सेसफुल होते हैं तो जनता शायद उस पर विचार करे, वरना जो 19 में हुआ है वही 24 में भी तो फिर कर्नाटक के चुनाव से, नतीजों से सबसे बड़ा संदेश निकला क्या प्रदीप जी? फिर नहीं, कर्नाटक के चुनाव से सबसे बड़ा संदेश तो यही निकला कि आप जनता को हल्के में नहीं ले सकते हैं। पिछली बार आपने जो भी सरकार के जनता के समक्ष वादे किए थे, वो यदि देखिए कर्नाटक की जनता ने पिछले 5 साल में 3 अलग अलग तरीके की सरकारें देखी। एक एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस के अलायंस में, एक येदियुरप्पा जी की, और 21 महीने आखिरी में बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी की सरकार। तो जनता पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई, यार हमने जिनको चुन के भेजा था ये क्या हो रहा है। और उसी के चलते आप देखिए कि जनता ने ये निश्चय लिया कि भाई कुमारस्वामी भी उपयुक्त नहीं है, बीजेपी भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। पूरा का पूरा बहुमत जो है 135, 136 सीटों के साथ एक निर्दलीय को जोड़ दें कांग्रेस समर्थित, तो बड़ा अच्छा खासा वो निर्णय दिया। यानी पहली पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच का अंतर देखिए, 136 और उसके बाद 66 सीटें बीजेपी की। इतना क्लियर कट मैंडेट देके भेजा है। वही बात हो गई कि आप जनता, मैंने जैसे कहा ना कि विकल्प, पिछली बार विकल्प दिया, कुमारस्वामी को भी बना दिया मुख्यमंत्री और बीजेपी को भी बना दिया, लेकिन उनकी आशाओं के
अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिले तो उनने बोलते ना सारे घर के बदल दिए। पूरे घर के बदल डाले। और सिद्धारमैया जिन्होंने 5 साल की सरकार पहले भी पूरी की थी, उनका उन्होंने अच्छा पाया पूरे 5 साल। उन्होंने, जनता ने पाया कि इनका प्रशासन तो यार इन तीनों मुख्यमंत्रियों से फार बेटर था, और रिजल्ट परिणाम आपके सामने। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभय दुबे जो लिस्ट है, आप मुस्कुरा भी रहे थे अभी, ये भी बताइएगा मुस्कुरा क्यों रहे थे। और ये जो लिस्ट है, जिन लोगों को बुलाया गया, जिनको नहीं बुलाया गया, इसमें क्या हम समझें अभय दुबे? मानक जी नमस्कार। पहले तो प्रदीप गुप्ता जी को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा परफेक्ट एनालिसिस किया। 2-3 महत्वपूर्ण बातें प्रदीप गुप्ता जी ने की है। एक, उन्होंने कहा कि विपक्ष को बूस्टर डोज मिल गया। बूस्टर डोज दिया किसने? बूस्टर डोज दिया कर्नाटका की जनता ने। दिया क्यों? क्योंकि भीषणतम और भयावह महामारी भारतीय जनता पार्टी ने फैला दी थी। उस महामारी के खिलाफ कर्नाटका से एक वैक्सीन इजाद हुई है। महामारी क्या थी? महामारी थी महंगाई की, महामारी थी बेरोजगारी की, 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार की, संसाधनों की लूट की, और ये महामारी समूचे देश में व्याप्त है। तो अगर कर्नाटका से ये इजाद हो गया, वैक्सीन बूस्टर डोज कांग्रेस को लग गया, तो ये विश्वास मानिए कि ये समूचे देश में इस महामारी का इलाज, जैसा प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं, इस वैक्सीन से होगा। अब हुआ क्या है कर्नाटका? हुआ ये कि इनकी ब्रांड वैल्यू की बैंड बज गई कर्नाटका में। जो एकमात्र इनके पास प्रधानमंत्री जी के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकल्प था कि हम अंतिम समय में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के दुखड़े और मुखड़े पर वोट मांगते हैं और हमको उस स्टेट की जनता या देश की जनता जिता देती है। सबसे बड़ा कुठाराघात, सबसे बड़ी चोट उस ब्रांड वैल्यू के बैंड बजने की है। देश की जनता कर्नाटका से ये संदेश ले रही है कि साहब, अगर आप 40% का कमीशन खाओगे, आपके कार्यकर्ता तक आत्महत्या कर लेंगे, लिंगायत समाज के सर्वोच्च संत कहेंगे, स्कूलों के संगठन कहेंगे, आप नहीं सुनोगे और आप ईश्वरप्पा से ही गुहार लगाओगे, जिस पर आरोप है कि मुझे चुनाव जिता दो, तो ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये राष्ट्रव्यापी है। अब प्रदीप गुप्ता जी ये इस बात का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, उसमें उनकी दक्षता है, बहुत दक्षता है, सर्वश्रेष्ठ है वो, कि जनता ने बाहर आकर वोट किसको दिया है ये पता कर लें, या वो वोट किसको देने वाली ये पता कर लेकिन व्यापक रूप से राज्य और देश किस दिशा में सोच रहे हैं, ये राजनीतिक दलों को इस बात की बखूबी जानकारी हो। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को भी लग गई। उदाहरण ले लीजिए, तेलंगाना में कल बहुत बड़ा विवाद हुआ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सामने आए, उन्होंने कहा साहब ये सांप्रदायिक राजनीति बंद करो, नहीं तो जो हाल कर्नाटका में हुआ है वो तेलंगाना का होगा। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप पीडीआर रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा, काफी बड़ा विवाद हुआ। तो अब देश को इस बात का अगर आभास होगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने उनके रोजगार के अवसरों को या महंगाई, अच्छा मुद्दे पे तो आइए अभय दुबे। अरे भाई, आप देखिए 5-6 दिन से यही बता रहे हैं कि हमने बीजेपी को हराकर वहां से यह संदेश दिया है। आज आप शपथ ग्रहण पे और इस पर आइए, विपक्षी नेताओं को इतने सारों को बुलाया, इतनों को नहीं बुलाया, इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मानक जी, एक बात मैं साफ बता दूं, ये संकेतात्मक संदेश होता है स्वाभाविक रूप से कि जो किसी हद तक समान विचारधारा के दल हैं या समान विचारधारा के दल के साथ साथ जो, जैसे आपने एक प्रश्न आपका आएगा कि आपने आप पार्टी को नहीं बुलाया या आपने पी विजयन को केरला से नहीं बुलाया। हाँ, विजयन को तो येचुरी जी को, लेफ्टिस्ट को अब लेफ्ट के दल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। 2004 में जो यूपीए का गठबंधन बना, उस अलायंस में समाजवादी पार्टी, उस अलायंस में मायावती जी नहीं थी साथ में, लेफ्ट हमारे साथ, लेफ्ट की सरकार उस समय केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में थी, लेकिन वो गठबंधन का वहां साथी नहीं था। उसने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ समझौता किया था, हमारे साथ डीएमके थी दक्षिण भारत में। तो लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी बड़ा दल बना, तो 335 सीटों के साथ एक बड़ा महागठबंधन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हुई, जिसमें लेफ्ट भी बाहर से समर्थन दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं, और मेरी मान्यता यह है, राहुल जी की भी मान्यता है कि जो जहां से मजबूत हो पूरी दृढ़ता से लड़े।
बात यह है कि हम इस कोशिश में भी कतई नहीं है कि सिर्फ 1 to 1 कि एक उम्मीदवार हो और हम खिलाफ लड़े, वो संभव भी नहीं होता है। अगर हमारा अभी इलेक्शन सामने, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और टीआरएस आमने सामने लड़ेगी, तो क्या ये संभव है कि हम ये प्रदर्शित करें उस चुनाव के पहले कि हम लोग साथ में एक साथ चुनाव लड़ने वाले? संभव ही नहीं होता। तो इसलिए वो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, अपना अपना सबकी दल है, सबकी अपनी पहचान है, उस पहचान के को भी बरकरार रखना है। और हाँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बात से प्रदीप जी की मैं बिल्कुल असहमत हूं। देखिए, एक दो चुनाव का जिक्र कर रहे हैं अभी, पिछले चुनाव का। पिछला जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के नाम पर, बालाकोट के नाम पर वोट मांगा था कि एक वोट मुझे उसके नाम पर दे दीजिए। अब राष्ट्र का मुखौटा, और वो बहुत ही भावनात्मक चुनाव था। वो समूचे देश में एक ऐसा भावनात्मक वेव थी जिस पर आरूढ़ होकर लोगों ने वोट दिया। लेकिन पोल क्या खुली? ये खुली कि साहब वो तो सरकार की ही गलती थी। सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि अगर सरकार सही समय पर कदम लेती, मान लेती सेना की बात। अब आप देखिए, आपने इशारा किया अभय दुबे कि आपने समान विचारधारा वाली पार्टियों को बुलाया है, तो यानी ये मान लिया जाए जिनको नहीं बुलाया वो समान विचारधारा की नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी समान विचारधारा की नहीं है। समान विचारधारा के दो आशय। समान विचारधारा, एक जो मायावती भी है उसमें में विचार, एक मैं वही कह रहा हूं, एक वो जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती, वो सब समान विचारधारा हो गई। एक वो विचारधारा जो राजनीतिक दृष्टिकोण से समतुल्य हो, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समान रूप से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम टीआर वहां जिनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से, अब मैं समझा। ऑलराइट, वो जरूरी। ओके। यानी राजीव जेटली, आप मुस्कुराइए मत, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई है। उसको पता है कि कहां पर कांग्रेस का अस्तित्व बचाना भी है और वहां के रीजनल पार्टी से टक्कर भी लेनी है और बीजेपी को भी हराना है। राजीव जेटली इसीलिए बहुत सोच समझ कर लिस्ट बनाई है, कौन कौन उस मंच पर आएगा, कौन नहीं आएगा। मानक भाई, आपने शायद गौर नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी जिस राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनती है, वो वहां प्रधानमंत्री बनती है। और वो प्रधानमंत्री की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो औथ भी नहीं ली होती मुख्यमंत्री की, उससे पहले प्रधानमंत्री को स्वप्न लेना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को नो डाउट कर्नाटक के अंदर जीत मिली, तो ममता बनर्जी थोड़ा सा डाउन हो गई। अब आप प्रधानमंत्री, तो ममता बनर्जी को थोड़ी जीत मिलती है तो कहती है मैं प्रधानमंत्री, किसी और को जीत मिलती है तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री, और जो कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री उनको तो बुलाया ही नहीं जाता। जगनमोहन रेड्डी कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री, केसीआर कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री, अपना केजरीवाल कहते हैं मैं ही जो प्रधानमंत्री वो नहीं आएंगे, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्वप्न ले रहे हैं वो आएंगे। तो ये सोचिए कि लड़ाई जो है ना, ये प्रधानमंत्री पद की है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की लड़ाई अपने अपने राज्य में बैठकर एक राज्य का मुख्यमंत्री लेता है, और यहां पर कोई समन्वय वाली बात नहीं। आप देखिए कि जब 2019 के अंदर भी चुनाव हुए तो उससे पहले भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए थे सभी राजनीतिक पार्टियां यूपीए मिला करके 30% के वोट तक नहीं पहुंच पाई थी। उससे पहले का वोट परसेंटेज देख लीजिए आप, उसके बाद ये 26% पर रह गए थे, लगभग 26% पे। जहां प्रधानमंत्री की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात आती है, हमें गर्व होता है हर राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जाते हैं। हमें गर्व है इस बात पे कि हमें चुनाव जितवाते हैं, हमें गर्व है इस बात पे कि देश की जनता उनसे कनेक्ट करती है। लेकिन यहां फर्क कहां पे आता? फर्क आता है, एक तरफ तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को हर राज्य के अंदर लेकर जाते हैं, और एक तरफ लीडरशिप स्टेट की ये घबराती रहती है कि मेरे राज्य में कहीं राहुल गांधी एंटर ना कर जाए। और ये बात सच है, ये बात पूछिए कि आप कर्नाटक की जीत के बाद भी ऐसी बात कह रहे हैं आप। 136 सीटें जीती हैं भाई, वहां राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, सबने प्रचार किया। नहीं, आपने देखा होगा, अगर आपने अपने विजुअल को उठा के देख लीजिए, कितनी बार आपने राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी को देखा। मैक्सिमम टाइम आपने देखा तो सिद्धरामैया जी को देखा, मैक्सिमम डी शिव कुमार को देखा, उन्हीं के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया था। और ये एहसास अभी नहीं, हमें बहुत पहले हो गया था हिमाचल चुनावों में। हिमाचल चुनावों में इन्होंने राहुल गांधी जी को दूर रखा चुनावों से, कि अगर राहुल गांधी जी कहीं एंट्री ले गए तो हो सकता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। मैं बात इसकी कह रहा हूं कि हमें कितना गर्व है अपनी लीडरशिप के ऊपर, इनको अपनी लीडरशिप के ऊपर गर्व नहीं। मतलब कर्नाटक की इतनी बड़ी हार से आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है? देखिए, कर्नाटक की हार का विश्लेषण बहुत गहरे तौर पर हो रहा है, और उसकी जो भी हमारी लोकल वजहें रही हैं, उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब आप कह रहे हैं, देखिए लोकल वजह,
अब मतलब पूरी हार का जिम्मा अपने लोकल नेताओं पर डाल दिया कर्नाटक में। अंडरस्टूड है। देखिए, मगर हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे तो यही लोकसभा का चुनाव होता है। ये कांग्रेस पार्टी देखिए 19% वोट शेयर भी नहीं कर पाती, 19% भी नहीं ले पाती। उससे पहले जब राज्य के चुनाव होते हैं तो वहां पे वो वोट परसेंटेज नहीं रहता है। जब भी ये इशू केंद्र का आ जाता है, राज्य का, देश का आ जाता है, तो देश के अंदर एक भी ऐसा लीडर नहीं होता जो देश के प्रधानमंत्री जी के सामने 10% भी खड़ा हो सके। सभी लीडर्स को आप मिला लें तब भी 10% तक नहीं खड़े हो सकते हैं। बेसिकली बात क्या है, मैं आपको जो कहने समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि एक राज्य का चुनाव एक नेता की महत्वाकांक्षाओं को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा देता है, केवल राज्य का चुनाव। यही पश्चिम बंगाल में आपने देखा, यही आपने अभी कर्नाटका के बाद देखा। तो ये जो प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है राज्यों ठीक है, लेकिन नहीं राजीव जेटली, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तो देखिए। कर्नाटक जीतने के बाद उसने कितनी चतुराई से, मैं चतुराई शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, कितनी चतुराई से देखिए उन सारे नेताओं को भी बुलाया है जो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुछ एक पार्टियों को छोड़ दिया है जिनके यहां लोकली उनसे फाइट करना है। तो सब राजनीतिक तौर पर हो रहा है। और ये आप क्यों मान के चल रहे हैं कि वही होगा जो 2018 में हुआ था, जब सारे के सारे विपक्षी नेता एक मंच पर आए थे लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं था? क्या पता इस बार कांग्रेस ने मन बना लिया, सबने मन बना लिया। आपके प्रश्न से पहले मानक भाई मैंने आपको जवाब दे दिया था। यही प्रश्न तो आप जो अब उठा रहे हैं इसका जवाब मैं पहले से देता आ रहा हूं। आपने कहा कि उन सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया जो महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद की रखते हैं। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। राज्यों के अंदर एक चुनाव का रिजल्ट इनको प्रधानमंत्री के पद तक लेकर के चले जाते हैं। और ये महत्वाकांक्षा किसी एक ने नहीं पाली है, लेकिन जिनकी मजबूत महत्वाकांक्षा है, जो मजबूती से कहते हैं मैं तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, जो मजबूती से कहते हैं, उन लोगों को तो इन्होंने लिस्ट से बाहर कर दिया। और उसके ऊपर देखो दलील क्या दी जा रही है। दलील दी जा रही है कि वो सेक्युलर, तथा कथित सेक्युलर, जिस भी नाम से चुनाव लड़ते हैं ये लोग, जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि वहां पर हमारी राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा के साथ तालमेल रखता है हम उसको बुलाते हैं। तो आप ये सोचिए, केसीआर की अलग महत्वाकांक्षा है, केजरीवाल की अलग महत्वाकांक्षा है, जगनमोहन रेड्डी की अलग महत्वाकांक्षा है। तो इनकी तो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा जो है वो ममता दीदी के पास नहीं है, वो महत्वाकांक्षा नीतीश जी के पास। ठीक है, ओके, मैं समझ गया ऑलराइट, मैं समझ गया। अबे दुबे जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कुलदीप कुमार और मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूं। अच्छा राजीव जेटली 10 सेकंड और अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। अबे दुबे 1 सेकंड रुकेगा। हाँ बोलिए राजीव, जल्दी। एक बार सुन लीजिए। नीतीश जी के साथ तो दिक्कत यह है कि नीतीश जी तो ऐसे तैयार होकर जाते हैं किसी शादी में जैसे कोई लड़की उनको पसंद कर लेगी। वो हर शादी में घूम रहे हैं आज। ऐसे मत बोलिए, अरे ऐसे मत बोलिए, अरे ऐसी टिप्पणी मत करिए, ऐसी टिप्पणी मत करिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए शायद इन नेताओं को मैं पसंद आ जाऊं और मुझे कहीं आप बन जाइए, आप आगे चलिए। ओके, अबे दुबे जो आप कहना चाह रहे थे वो कहिएगा और प्लीज जवाब भी दीजिएगा। ममता बनर्जी ने तो मना कर दिया, नहीं आएंगी शपथ ग्रहण में। ऐसे 1-2 और निकल गए तो कैसे दिखाएंगे, कैसे शक्ति प्रदर्शन होगा? नहीं मानक जी, पहली बात तो इस कर्नाटक के चुनाव से एक बात बहुत अच्छी साबित हुई है कि देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बन के उभरे। जहां जहां उन्होंने अपनी रैलियां की वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये सौभाग्य है इस देश का। अब आने वाले देश के और राज्य के चुनाव में ये स्थितियां होगी। प्रदीप जी को मैं एक टास्क देता हूं कि ये एक बार मूल्यांकन करके मुझे भी जरूर बताएं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत का राग अलापती है तो भी, हाँ कांग्रेस पार्टी की 52 सीटें जीत कर आई, ये बात मानता हूं, लेकिन इनकी 51 स्थानों पर जमानतें जब्त, 11 राज्यों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6 राज्यों में बहुमत के आधार पर जीत के आई है। उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे 6 राज्य हैं, मणिपुर सहित। बाकी के में या तो बैसाखी पर है या हथियाई हुई सत्ता। पर ममता बनर्जी क्यों करनी काट गई? ममता बनर्जी आपके शक्ति प्रदर्शन से। देखिए, नहीं मानक जी, देखिए अगर आपके घर में आयोजन होता है तो ये अधिकार आपका है कि आप निमंत्रण पत्र दें। आप अगर आना चाहें तो आपका स्वागत है। आप अगर उसका सम्मान रखते हुए अपना किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं तो भी हम उनका सम्मान आदर पूर्वक करेंगे, उसमें कोई हम। अरे लेकिन आपके शक्ति प्रदर्शन के उस मंच को कितना नुकसान होगा? मान लीजिए ममता निकल गई, एक आध और नेता निकल गए। अभी जा रहा हूं मनोज सिंह काका के पास, अभी पता लगेगा। अखिलेश भी पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे 2-3 बड़े नेता तब क्या दिखाएंगे वहां से? बताइए। नहीं मानक जी, आपने ये मान लिया कि ये जो दल आ रहे हैं
ये अपने अपने राज्यों में सिंगल सिंगल सीट शेयरिंग होगी, ऐसा संभव नहीं है मानक जी। ये साथ आ रहे हैं संकेतात्मक रूप से, ये संदेश देने के लिए साथ आ रहे हैं, वो आए या उनके प्रतिनिधि आए, लेकिन राज्यों की स्थितियां अलग होती है। मैंने कहा ना 2004 में भी अलग अलग लड़े थे। मनोज सिंह काका और कुलदीप कुमार, पहले मनोज सिंह काका। मनोज, क्या जाएंगे अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के मंच पर? देखिए, मंच कांग्रेस का है, मान लीजिए। मानक, आपके सवालों के संदर्भ में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि किसी मंच पर जाने न जाने से गठबंधन का, चुनाव का या प्रदर्शन का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और आपको साफ करना चाहूंगा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे दौरा गोरखपुर और बलिया में लगा हुआ है। कई हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में शोक हुआ है और वो शोकाकुल लोगों से कल मिलने जा रहे हैं। अभी तक उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके कतई मायने ये नहीं निकाले जा सकते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, नहीं है। कांग्रेस के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वो चुनाव लड़े और क्षेत्रीय छत्रप जहां पे मजबूत है वो चुनाव लड़े। वही बात ममता दी ने कहा। और ये सच है कि कर्नाटक में जो हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, वो सही कह रहे थे राजू जेटली कि वो भारतीय जनता पार्टी की हार कम और नरेंद्र मोदी जी की हार ज्यादा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का एसओपी, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदर्श पुरुष है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी का कोई आदर्श है तो बजरंगबली की जय है, धार्मिक उन्माद है। और वो सारे जो उनके बटुए में जो उनका होता है बाजार लगाने वाले सौदे, वो सारे कर्नाटक की जनमानस ने नकार दिया है। 2014 से जिन बुनियादी सवालों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आई, महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन, उन सारे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी आज फेल है। अरे यूपी में तो आप हार गए वहां के निकाय चुनाव, करोड़ जनमानस। आप कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर जश्न मना रहे हैं, यूपी में हार गए और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अब मानक, दो तीन बात है मानक, आप सुनिएगा जरूर। आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूं आपको। अगर 17 के मेयर चुनाव, 17 के 17 मेयर का पद जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। इसके बाद नगर पालिका, अब आप आंकड़े देखिएगा, नगर पालिका परिषद में 199 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 83 सीट जीती है। 544 नगर पंचायत में 191 जीती है, 300 से ज्यादा विपक्ष जीता। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के हार को, उत्तर प्रदेश के निगम के हार को भुलाने के लिए कह रही है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि सच यह है कि उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। बागपत हारी है, सहारनपुर हारी है, हमारे जनपद चंदौली में हारी है, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। ये लोग ये बताएंगे नहीं। और कितना कायरता भरा काम किया। उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद मुगल सराय में एक किन्नर जीत गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, और उस समाज ने अपने कपड़े उतार के हाथों में लाठियां लेकर के लोकतंत्र बचाया और अपने विजय रथ को बचाया। तो ऐसे लोग हैं जिनसे किसी तरह के आप मर्यादा और सूचिता की बात नहीं कर सकते। वो दुष्यंत कुमार की लाइन है कि कहां तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। ओके मनोज, एक सेकंड रुकिएगा, कि मोदी जी, मैं खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं, भाई साहब खत्म कर रहा हूं, मानक जी मैं खत्म कर रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। अब ये जनमानस जानना चाह रहा है कि 9 साल आप प्रधानमंत्री रहे, बधाई हो आपको, लेकिन आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा किया, 18 करोड़ हुए, और आप संसद में बताते हैं कि अभी तक मात्र मैंने 7,21,000 दे पाया हूं। तो अब जिन सवालों पर आप खड़े हुए थे वो सारे सवाल अब जनता के सामने हैं, और आप सारे सवालों पर अपने सारे मुद्दे पर। ऑलराइट, अब मनोज देखिए, अब आपने भी इशारों में कह दिया कि जबकि कर्नाटक में ये शपथ ग्रहण चल रहा होगा, शक्ति प्रदर्शन का मंच सज रहा होगा, अखिलेश यादव का पहले से कहीं और दौरा लगा हुआ है। ममता बनर्जी ने पहले ही कन्नी काट ली, किसी और को भेजेंगी। नहीं, आपने भी इशारा कर दिया अखिलेश यादव का कोई तय नहीं है अभी। देखिए, इसके अगर इस तरह से बड़े बड़े रीजनल लीडर नहीं जाएंगे तो विपक्षी एकता का क्या होगा? कैसे हराएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, इसके कतई ये मायने नहीं है कि हम उनके साथ नहीं हैं। इसके कतई ये मायने नहीं है। हमारे नेता के तो रोज कार्यक्रम लगे रहते हैं। अब आप ये जान रहे हैं, कुछ ऐसा शोकाकुल जगह है जहां श्रद्धांजलि सभाएं हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। हेमंत यादव एक युवा को ओके, मतलब नहीं जा रहे ना, मतलब अखिलेश नहीं जा रहे ना, ने मार डाला। आप कंफर्म कर सकते हैं ना नहीं जा रहे अखिलेश जी?
नहीं, अभी तक कार्यक्रम नहीं लगा है। बहुत जी ओके। जी, अभी तक कार्यक्रम नहीं लगा है। हमारे पार्टी के और लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक अच्छा, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय इससे अध्यक्ष जी ये का कार्यक्रम संकेत नहीं नहीं मिलता कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे जी, कि हम कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी के साथ हैं। भाई है जी, या नहीं, ये बिल्कुल, बताइए ना। हम विपक्ष के, हम इसके ये, हम पूरे विपक्ष के, हम समाजवादी लोग और पूरा हमारा राजनीतिक विमर्श ये है कि इस देश में खुशहाली तभी आएगी जब भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से बेदखल होगी। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों का भी सकारात्मक प्रयास है उनके साथ है समाजवादी पार्टी। और ओके, समझ गया मैं। कुलदीप कुमार, राजीव, इसके बाद दे रहा हूं आपको मौका जवाब देने का। कुलदीप कुमार, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया, केजरीवाल को भी नहीं बुलाया, भगवंत मान को भी नहीं बुलाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्यों नहीं बुलाया, क्या लगता है आपको? देखिए मानक भाई, मुझे लगता है कि अगर ये हमें बुलाते भी तो हम जाते नहीं, क्योंकि हम लोग सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सीधा विजन है कि लोगों को शिक्षा मिले, गरीब के बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए हम लोग आए हैं। और दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरती है, क्योंकि उन्होंने जो वादे अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं वो कॉपी तो कर लिए, लेकिन निभा पाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वादे सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही निभा सकते हैं। इसलिए उनको ये डर है, उनको ये खतरा सताता रहता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे उन्होंने कॉपी करे वो उनको निभा नहीं पाएंगे। और हमें बुलाते तो हम वैसे भी नहीं जाते, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मानक भाई 40% वाली बीजेपी की सरकार जो गई है कर्नाटका से, उसके साथ साथ जो आज वहां पर सरकार आई है, कांग्रेस की जो सरकार आई है, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। उन्होंने हर तरह के घोटाले में डूबी हुई सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि आई कहां है निश्चित रूप से कुलदीप? अभी सरकार बनी नहीं है, आपने कह दिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमेशा डूबी हुई है, पहले से डूबी हुई है। आज क्या जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस में होते हैं सारे भाजपा में जाके धुल जाते हैं, सारे गंगा में जाके नहा लेते हैं जितने भाजपाई होते हैं, जितने कांग्रेसी होते हैं। तो कांग्रेस और भाजपा जो है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक ही पार्टी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, इस देश को, चाहे 2024 की बात हो, चाहे किसी राज्य की बात हो, इस देश को एक विजन चाहिए, एक पढ़ा लिखा विजनरी व्यक्ति चाहिए। और जो विजन अरविंद केजरीवाल जी के पास है, इस देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन देने का, अच्छा स्वास्थ्य देने का, जो केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस है, ओके, मतलब कुलदीप, पंजाब तक गया हुआ है, आज उसकी, ओके, मैं थोड़ी सी स्पष्टता, थोड़ी क्लैरिटी और चाह रहा हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसीलिए अगर वो आपको बुलाती भी तो भी आप कर्नाटक के शपथ ग्रहण में नहीं जाते, यही आपका स्टैंड है ना? देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। और हमारा क्लियर विजन है कि हम लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी है। और वो हमें बुलाते तो हम निश्चित रूप से नहीं जाते, ये भी बहुत क्लियर है। और आज जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार का आज पूरे देश में घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो देश के संविधान की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हो। अभी आप दिल्ली में देख रहे हैं किस प्रकार से, अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर दिल्ली के अधिकारों के बारे में बोला, लेकिन उसके बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मानने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई जो है देश के संविधान को मैं समझ गया। ऑलराइट, तो इसलिए कुलदीप, आपने बहुत सफाई से अपनी बात रखी। अभय दुबे, देख लीजिए कैसी विपक्षी एकता है, कैसा शक्ति प्रदर्शन आप कर्नाटक में करेंगे। ममता बनर्जी ने मना कर दिया, अखिलेश यादव ने अभी इस पैनल में आपने देखा वो भी नहीं आएंगे, कहीं और कार्यक्रम है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, वो बुलाते तो भी हम नहीं जाते। मानक जी, आप जैसा राजनीतिक दल वो ही बता रहे हैं भ्रष्टाचार का भूत, जिनके जेल में पड़े हैं 2-2 सपूत। अरे साहब, एक पे एक शराब की बोतल फ्री करने वाले लोग क्यों शिक्षा की आड़ में मुखौटा लगाकर छुपना चाहते हो? उन्होंने समझौता नहीं किया ना बीजेपी से, एक पर एक बोतल फ्री नहीं बांटी क्या आपने? जो प्रामाणिक घोटाले सामने आए, कोर्ट ने बेल नहीं दी, की तरह समझौता नहीं किया। अरे कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया साहब। सुचिता की बात करके आए थे सत्ता में, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग बात पढ़ा रहे हैं।
अरे दो सपूतों की बेल कराओ फिर आना, हमने इसलिए आमंत्रित नहीं किया। बिके नहीं मानक जी, वो अगर बिक जाते तो भ्रष्टाचार के दाग नहीं होते तो हम आपको आमंत्रित कर लेते। अगर वो भाजपा के, अगर वो भी भाजपा के वॉशिंग पाउडर में धुल जाते तो वह जेल के बाहर होते। पूरी के पूरे, लेकिन वो बिके नहीं। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी बिके, वो जैन साहब बिके नहीं, इन बातों को जाके उनकी वॉशिंग मशीन में नहाए नहीं। ओके, कुलदीप एक करके वन बाय वन। हाँ अबे तुम्हें बोलिए मानक जी, अब क्या बच्चों को मैं तो हतप्रभ हूं कि एक शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा देगा बच्चों को। एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दी बेटा, ये ले जाइए, गंगा बहा दी हमने तो शराब। अरे कुछ शर्म शेष नहीं है। खैर छोड़िए, आज जो बड़ी लड़ाई है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। आपने बार बार जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी, देखिए एक व्यापक लड़ाई है और जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक उम्मीदवार प्रतिपक्षी विपक्षी दलों का हो, और ये संभव भी नहीं, ना होना चाहिए संभव, क्योंकि जहां जो मजबूत है वो दृढ़ता से लड़े। मैंने कहा 2004 में हम सब अलग अलग लड़े थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तीनों लड़े उत्तर प्रदेश में। हम वैसे ही केरला में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के सामने उम्मीदवार खड़े किए, लड़े। लेकिन जब जीत कर आए तब एक देखिए प्री पोल और पोस्ट पोल दो अलायंस हो। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मैसेज है कर्नाटका से वो ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू ध्वस्त हो गई है। अब प्रधानमंत्री ओके, प्रदीप गुप्ता एक कमेंट करिएगा। ऑलराइट राजीव, इसके बाद आ रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। प्रदीप जी, अभी आपने इसी पैनल में देख लिया, अभी विपक्षी एकता या कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने प्लान तो बना लिया, रणनीति बना ली, लेकिन अभी रीजनल प्लेयर मुझे लगता है, और शायद आप मुझसे सहमत होंगे, अभी ये जो 3-4 चुनाव और आने वाले हैं इसके नतीजे और देखना चाहते हैं रीजनल प्लेयर कि कांग्रेस वाकई में कमबैक मोड में है या नहीं है। मानक जी, हकीकत ये है, मैं कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे एक सेकंड में, उसमें कोई बड़ी विषय नहीं है। सारे राजाओं को महाराज बनना है, सारे राजाओं को महाराज बनना है, और अब सारे विपक्षी राजाओं को और कांग्रेस को मिलकर ये तय करना है कि यदि वो किसी एक महाराज उम्मीदवार के ऊपर तय कर पाते हैं, जो दुबे जी ने क्लियर कर दिया कि हम सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे, जहां जो मजबूत होगा, और उसके बाद तय करेंगे 2004 के जैसे यदि वो स्थितियां बनी कि कौन महाराज बनेगा तो वो उसके बाद तय किया जाएगा, वो आज का विषय नहीं है। तो इसी के चलते मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने बताया ममता बनर्जी नहीं आ रही है, अखिलेश यादव जी की भी अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने बताई, वो अलग है। अभी विपक्षी एकता और ये सब उनकी प्राथमिकताएं नहीं है, उनको अपने प्रदेश की जनता और वगैरह वगैरह कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। केसीआर का बता दिया, आम आदमी पार्टी का आपने बता ही दिया। तो अब केवल नीतीश कुमार और शरद पवार जी, ये हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पर ये चीज हमको होती हुई नजर आ रही है। प्रश्न है कि केवल महाराष्ट्र और बिहार क्या सफिशिएंट है टक्कर देने के लिए, 1-on-1 बेसिस के लिए बीजेपी को? आज की डेट में तो ये मानता हूं कि ये सफिशिएंट नहीं है। जब तक कि सारे लोग मिलके एक साथ नहीं होंगे तब तक वो संदेश भी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक। प्रदीप जी, बिहार और महाराष्ट्र मिला ले तो 80-90 सीटें हो जाती हैं। नहीं, बिहार और बिल्कुल आपने सही कहा, उसी के हिसाब से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये विपक्षी एकता हो और उसके परिणाम अच्छे आए। ये चीजें उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि सपा बसपा से बड़ा गठबंधन तो कोई नहीं होता, वहां पे अकेले 80 सीटें थी, तो आपने देख लिया दोनों के मिला के 15 सीट आई और कांग्रेस की 1 सीट आई, है ना, 64 सीटें आई। तो जरूरी नहीं होता, मैंने जैसे बताया ना, जब तक जनता ये देखती कि मेरे समक्ष सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वो उसके साथ जाएगी। ऑलराइट मानक जी 10 सेकंड से राजीव जेटली, जल्दी से राजीव जेटली, एक 10 सेकंड मानक जी। अब राजीव को मैंने बिल्कुल मौका दिया, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड लीजिए, अब 10 सेकंड बोलिए। देखिए, बड़े प्रांतों में व्यापक गठबंधन है। अभी जैसा प्रदीप जी ने बताया, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तमिलनाडु में हमारा ऑलरेडी गठबंधन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आवश्यकता नहीं, वहां क्लियर कट बाइपोलर सिस्टम है। तो बड़े प्रांतों में है सिर्फ वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, 2 ही प्रांत ऐसे बचते हैं बड़े प्रांतों में जहां पर समन्वय की आवश्यकता है। अगर ओके, राजीव जेटली बोलिए। ठीक है, नहीं तो अलग अलग। राजीव बोलिए।
नहीं, मैं ये सोच पा रहा हूं जो प्रदीप गुप्ता जी ने बताया और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है अब और रिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितनी शॉर्टेज हो गई वहां पर। अगर इन लोगों को बुला लिया गया तो सीटें तो बढ़ जाती कम से कम। लेकिन देखिए, कर्नाटका की जनता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना, वो आपके टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अखबारों से देख तो रही होंगी कि हमने तो वोट किया था अपनी समस्याओं के लिए। ये तो कांग्रेस अपनी समस्याओं में उलझ गई और ये अपनी लड़ाई में चली गई। और ये कोई कर्नाटका की जनता की लड़ाई नहीं थी, ये प्रधानमंत्री पद की लड़ाई थी। अब देखिए, कहीं चर्चा हो रही है कर्नाटका की जनता की। हमने 1 घंटा निकाल दिया, 1 घंटे के अंदर केवल यही लड़ाई हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे मुख्यमंत्री के लिए चुनाव था और वही प्रधानमंत्री डिसाइड हो गया। मतलब मुख्यमंत्री के चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री के दावेदार आ गए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो लोग अभी अपना समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मनोज सिंह का 10 सेकंड दे सकता हूं छोटे से कमेंट के लिए। मनोज, जल्दी से। मानक जी, जब मुख्यमंत्री के लिए चुनाव था तो देश के प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में पैदल दौड़ करके और धार्मिक उन्माद क्यों फैला रहे थे? यही अब पूरा देश जान गया है, समझ चुका है कि प्रधानमंत्री जी के पिटारे में जितने सारे। कुलदीप कुमार 10 सेकंड। कुलदीप, छोटा सा कमेंट। कुलदीप, जल्दी से। देखिए, मैंने कहा कि जो भी सरकार सत्ता में आती है उसका विजन सत्ता की लालसा नहीं होना चाहिए। उसका विजन होना चाहिए कि उसने जनता से जो वादे किए उन जनता के वादों को पूरा करे। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कहे हुए वादे को गारंटी के रूप में पूरा करते। कॉपी तो कोई भी कर लेगा। ओके, मैं समझ गया। ऑलराइट, मैं समझ गया। मतलब अरविंद केजरीवाल भी 2024 की रेस में एक प्लेयर हैं, ये कुलदीप कुमार इशारा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। शो में ही आपने देख लिया, अखिलेश यादव भी शायद अब कांग्रेस के इस मंच पर नहीं जाएंगे। देखते हैं कौन कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल। पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग बनाए। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, नैरोलैक नो डैम प्लस। आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मिकूल का। छत से बरसी भयंकर गर्मी। दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया, नए मंत्रिमंडल